नरगिस को कमरे के दरवाजे में छोड़कर बिल्ला तेजी से मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो बहुत मोहतात हो गया था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर 3-4 फुट खुली जगह थी और उससे आगे कमरे का दरवाजा था। दरवाजा नीमवा था। मैं दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। बिल्ले ने बड़ी एहतियात से दरवाजा खोला। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे को निकाल रखा था और उसका रुख दूसरे दरवाजे की तरफ था, जिससे छत पर पहुंचा जा सकता था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, मैं भी बड़ी तेजी से आगे निकल आया और पिस्तौल की नाल उसकी पुश्त से लगा दी। उसके साथ ही मेरे हलक से गुर्राहट निकली। हाथ ऊपर उठा लो बिल्ले, अगर तुमने बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे जिस्म में सुराख हो जाएगा। बिल्ला इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। एक लम्हे को तो वो बिल्कुल ही साकत होकर रह गया। मैं एक बार फिर गुर्राया, पिस्तौल फेंक दो और हाथ ऊपर उठा लो, और उसके साथ ही उसकी पुश्त पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया। बिल्ले ने पिस्तौल फेंक दिया। मैंने उसे पीछे मुड़ने का हुक्म दिया। वो जैसे ही मेरी तरफ घूमा, मैंने उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। बिल्ला कराहते हुए लड़खड़ा गया। उसने संभलने की कोशिश की तो मैंने एक और घूंसा जड़ दिया। बिल्ले की आंखों में खौफ उभर आया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, पिस्तौल हाथ में हो तो हिजड़ा भी मर्द बनने की कोशिश करता है। मैंने सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया, कहा मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, चलो उस तरफ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं उससे पहले दरवाजे से बाहर आ गया था, लेकिन उसे मैंने पिस्तौल की जद पर लिए रखा। मेरे कपड़ों से अब भी पानी नुचड़ रहा था, पैर भी भीगे हुए थे। मैं जीने और दरवाजे के दरमियान खुली जगह पर खड़ा था। यहाँ मोज़ेक का फर्श था जो खासा चिकना था। बिल्ला दरवाजे से बाहर निकला तो मैं उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया, और ऐसा करते हुए मेरा भीगा हुआ पैर मोज़ेक के फर्श पर फिसल गया। इससे पहले कि मैं संभलने की कोशिश करता, बिल्ले ने मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए मेरे जबड़े पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। मैं लड़खड़ा कर पीछे उलट गया। पिस्तौल मेरे हाथ से छूटकर हवा में उड़ता हुआ नीचे जा गिरा। मैं उलटकर जीने के बाहर की तरफ गिरा। अगर इत्तेफाक से जीने की रेलिंग मेरे हाथ में ना आ जाती तो मैं भी नीचे गिरता। मैं जीने की रेलिंग के साथ लटक गया था। बिल्ले ने हिमाकत ये की कि मुझे नीचे गिराने के लिए मेरे हाथों पर पैर से ठोकरें मारने लगा। उसके पैरों में जॉगर्स थे। हर ठोकर मुझे कराहने पर मजबूर कर देती। मैं गोल रेलिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था और बिल्ला भी सीढ़ियों पर मेरे साथ साथ उतर रहा था। अगर वो अक्लमंदी का सबूत देता तो मेरे हाथों पर ठोकर मारने की बजाय कमरे में गिरा हुआ अपना पिस्तौल उठाता और मुझे जद पर लेकर नीचे उतरने पर मजबूर कर देता। इस तरह मैं उसके सामने बेबस हो सकता था। चंद सीढ़ियां बाकी थीं कि मैंने रेलिंग छोड़ दी और बिल्ले ने भी ऊपर से छलांग लगा दी। उसने छलांग तो मेरे ऊपर लगाई थी, लेकिन मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। बिल्ला मुझसे तकरीबन 2 फुट के फासले पर गिरा। मैंने संभलने की कोशिश की, मगर वो दयूस मुझसे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। उसने उठकर मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी और फिर मेरा दाव भी चल गया। अब बिल्ला मेरी ठोकरों की जद पर था। वो अगरचे मुझसे ज्यादा कदावर और ताकतवर था, लेकिन मैं लड़ाई के साथ दिमाग भी इस्तेमाल कर रहा था। मेरी आखिरी ठोकर उसकी खोपड़ी पर लगी और वो खौफनाक अंदाज में कराहता हुआ ढेर हो गया। वो बेहोश हो चुका था। मैं दौड़कर कमरे से रस्सी ले आया और उसके हाथ पैर पुश्त पर बांध दिए और साइड टेबल पर पड़ा हुआ कपड़े का कवर उठाकर उसके मुंह में ठूंस दिया। मैं दौड़ता हुआ कमरे में घुस गया। नरगिस की भीगी हुई मैक्सी फर्श पर पड़ी थी और वो खुद कंबल लपेटे बैठी थर-थर कांप रही थी। उसके होंठ नीले हो रहे थे। कमरे की हालत खासी अबतर थी। हर चीज उलट पलट हो रही थी। अलमारी के दोनों पट खुले हुए थे और हर चीज फर्श पर बिखरी हुई थी। एक खाली सूटकेस अलमारी के ऊपर रखा रहता था। उस वक्त वो भी खुला हुआ फर्श पर पड़ा था। मैंने अलमारी के सामने कपड़ों के ढेर में से नरगिस के कपड़ों का एक जोड़ा उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। कहा, जल्दी से कपड़े पहन लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। वो बोली, मुझे सर्दी लग रही है। उसके चेहरे पर बेपनाह वहशत और आंखों में अनजाना सा खौफ था। हम आधे घंटे तक ठंडे पानी में खड़े रहे थे और नरगिस की हालत देखकर मुझे अंदेशा था कि कहीं वो नमूनिये का शिकार न हो जाए। मैंने कहा, हिम्मत से काम लो नरगिस, कपड़े पहन लो और फिर कंबल ओढ़ लेना, जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से निकलना है। नरगिस ने कंबल में से हाथ निकालकर अपने कपड़े उठा लिए और फिर कंबल हटाकर कमीज पहनने लगी। मेरी अपनी हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। मैंने भी ढेर में से अपने कपड़े उठाए और वहीं खड़े खड़े भीगे हुए कपड़े उतारने लगा। कपड़े बदलकर मैं अलमारी को उसकी जगह से हटाने की कोशिश करने लगा। लकड़ी की अलमारी बहुत वजनी थी। उसे मजीद वजनी बनाने के लिए हमने उसमें बहुत सी फालतू चीजें भी ठूंस रखी थी, लेकिन उन्होंने तलाशी के लिए सारी चीजें निकाल कर बाहर फेंक दी थी। खाली अलमारी भी अच्छा खासा वजन रखती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अलमारी को उसकी जगह से हटाने में कामयाब हो सका। दोनों थैले महफूज थे। मैंने दोनों थैले खाली सूटकेस में रखे और उनके ऊपर अपने और नरगिस के कपड़े उठाकर डालने लगा। नरगिस लिबास पहन चुकी थी, उस पर कंबल भी ओढ़ लिया था और अब वो ड्रेसिंग टेबल से अपनी कुछ चीजें उठा कर सूटकेस में डालने लगी।
गो के नरगिस अब भी हौले हौले कांप रही थी, लेकिन उसका इस तरह मुतहर्रक हो जाना अच्छी अलामत थी। सूटकेस पैक करके मैं कमरे से बाहर आ गया और पूरे घर का जायजा लेने लगा। उन्होंने तलाशी लेने के लिए घर की हर चीज को उलट पलट कर रख दिया था। बावर्ची खाने का सामान भी बिखरा हुआ था। मैं दोबारा कमरे में आ गया। मैंने सूटकेस उठाया और नरगिस को इशारा करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। नरगिस अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी थी। लाउंज में आकर हम रुक गए। बिल्ला होश में आ चुका था और अपने हाथों और पैरों की बंदिश खोलने के लिए कसमसा रहा था। उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। वो कुछ बोल तो नहीं सकता था, अलबत्ता उसकी आंखों में जैसे चिंगारियां सी फूट रही थी। मैंने सूटकेस रख दिया और आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। वो नरगिस की तरफ देख कर गुर्राया, हरामजादी, तुझे मैंने पहचान लिया है और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा वो हशर करूंगा कि मरते दम तक याद रखोगी। नरगिस का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने आगे बढ़कर बिल्ले के सीने पर जोरदार ठोकर मारी और उसके मुंह पर थूक दिया। मैंने बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बदमाश हो, लेकिन अब ये साबित हो गया है कि तुम्हारी बदमाशी सिर्फ औरतों तक महदूद है। उस रात भी तुमने एक बेबस और मजबूर औरत पर ही बदमाशी दिखाने की कोशिश की थी और इस वक्त भी इस औरत को धमकी देकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम में मर्दों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। और ये बात भी तुमने उस रोज भट्टी पार्क में साबित कर दी थी जब मेरे 2 हाथ खाने के बाद भाग निकले थे। इस मर्तबा वो मेरी तरफ देख कर गुर्राया, बोला, तुम अपने आप को बड़ा बदमाश समझते हो ना, तुम्हें भी देख लूंगा। मैंने कहा, मैं बड़ा बदमाश हूँ, तुमसे और तुम्हारे साथियों से तो यकीनन बड़ा बदमाश हूँ। इसका सबूत यह है कि तुम इस वक्त मेरे सामने बेबस पड़े हुए हो। बदमाशी के लिए अक्ल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। गैंडे की तरह ताकतवर होना ही काफी नहीं है। तुम मेरी अक्लमंदी की दाद जरूर दोगे कि तुम लोग जिस चीज की तलाश में आए थे वो इसी घर में मौजूद थी। तुम लोगों ने घर की एक एक चीज को उलट पलट कर रख दिया, लेकिन 10 किलो हेरोइन महफूज रही। वो उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हें शायद यकीन नहीं आ रहा। मैंने सूटकेस खोलकर कपड़ों के नीचे दबा हुआ हेरोइन वाला थैला निकाल लिया और उसमें से एक पैकेट भी निकाल कर दिखाया ताकि वो मेरी बातों का यकीन कर ले। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। नरगिस अब संभल चुकी थी। उसके होंठों की नीलाहट भी गायब हो गई थी, लेकिन कंबल उसने अब भी ओढ़ रखा था। मैंने बिल्ले के मुंह में एक बार फिर कपड़ा ठूंस दिया। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा खात्मा कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम जैसे गलीज आदमी के गंदे खून से अपने हाथ आलूदा नहीं करना चाहता। अगर बाद में किसी वक्त कोई मजबूरी आन पड़ी तो मैं ऐसा करने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारे आदमी तुम्हें यहाँ कर छुड़ा लेंगे। मैं अभी तहरीमी को फोन कर देता हूँ। मैंने टेलीफोन उठाकर करीब ही रख लिया और रिसीवर उठाकर बिल्ले के सामने ही नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। रात की तरह उस वक्त भी कॉल एक औरत ने ही रिसीव की थी। मैंने उसकी आवाज सुनते ही कहा, तहरीमी से बात करवाओ। वो बोली, तहरीमी तो सो रहा है, तुम कौन हो? मैंने कहा, उसको बताओ नाजी बोल रहा है, उसकी नींद उड़ जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया, होल्ड करो। और फिर 1 मिनट के बाद मेरे कान से तहरीमी की गुर्राती हुई आवाज टकराई, तुम भाग कर अपनी जान नहीं बचा सकोगे नाजी। उसकी आवाज कुत्ते की गुर्राहट से मुशाबे थी। तुम कहीं भी चले जाओ, मेरी निगाहों से छुपे नहीं रह सकोगे। तुम्हें दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिल सकेगी। मैंने कहा, दूसरों की बात पर भरोसा कर लेने का यही तो नुकसान होता है तहरीमी। तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें यकीनन ये रिपोर्ट दी होगी कि मैं इस बंगले से फरार हो गया हूँ, लेकिन मैं आखिर वक्त तक उसी बंगले में मौजूद था और अब भी वही हूँ। और तुम्हारा वो सड़क छाप गुंडा बिल्ला इस वक्त मेरे सामने बंधा पड़ा है। वो चीखा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, ये बकवास नहीं है, हकीकत है। मैं भी तुम्हारे गुर्गों से महफूज रहा और 10 किलो का वो थैला भी। तुमने वाकई अहमकों की फौज पाल रखी है तहरीमी। तुमने कितनी मेहनत से कॉल ट्रेस करके मेरे ठिकाने का पता चलाया, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तहरीमी बोला, कहते रहो, मैं सुन रहा। मैंने कहा, तुम्हें शायद मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। लो बिल्ले से बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। मैंने बिल्ले के मुंह से कपड़ा निकाल कर रिसीवर उसके सामने कर दिया। बिल्ले ने कहा, ये हरामी ठीक कह रहा है बॉस। उसकी आवाज में खौफ था। बोला, ये छत पर पानी की टंकी में छुपा हुआ था। हेरोइन का थैला भी किसी कमरे में ही था। ठीक तरह से तलाशी नहीं ले सका। वो थैला अब भी इसके पास मौजूद है और इसके साथ वो औरत भी है। इन्होंने धोखे से मुझे पकड़ कर बांध दिया बॉस, ये लोग। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। बिल्ले का चेहरा एकदम धुआं हो गया। मैंने रिसीवर अपने कान से लगा लिया। मैंने माउथ पीस में कहा, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई ना तहरीमी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम जब चाहो यहाँ कर अपने इस बिल्ले को आजादी दिला सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुमसे मुलाकात होगी और बहुत जल्द होगी। मैंने रिसीवर रख दिया और बिल्ले के मुंह में एक बार फिर कपड़ा ठूंस दिया। कहा, वो लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ आकर तुम्हें छुड़ा लेंगे, उस वक्त तक तुम आराम करो। इधर उधर देखते हुए मेरी नजर अपने पिस्तौल पर पड़ गई जो दीवार के करीब पड़ा हुआ था।
मैंने पिस्तौल उठाकर जेब में डाल दिया और सूटकेस उठाकर नरगिस को इशारा किया। उस वक्त 5:30 बज रहे थे। एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। फजा में धुंध फैली हुई थी। मैंने कार का दरवाजा खोलकर सूटकेस पिछली सीट पर डाल दिया और स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। नरगिस गेट खोलने के लिए आगे बढ़ गई थी। मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो नरगिस ने गेट बंद कर दिया और कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। गली में उस वक्त सन्नाटा था। बड़े घरों के लोग इतनी जल्दी बिस्तर नहीं छोड़ते। मैंने गाड़ी एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दी। गली के मोड़ पर एक दूध वाले की मोटरसाइकिल इस तरफ मुड़ती हुई नजर आई। अगरचे धुंध फैली हुई थी लेकिन मैं मोहतात नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुमकिन है मकान की निगरानी के लिए आसपास कोई और आदमी भी मौजूद हो, लेकिन मेरा ये शुबा गलत निकला। वो लोग यही समझे थे कि मैं भाग गया हूँ और बंगले की निगरानी के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी को यहाँ छोड़ना काफी समझा था और वो बिल्ला बड़ी आसानी से हमारे हत्थे चढ़ गया। गलियों से निकालकर मैं कार को मेन रोड पर ले आया और उसका रुख आयशा मंजिल की तरफ मोड़ दिया। हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। धुंध खासी दबीज थी। तमाम गाड़ियों के हेडलैंप्स रोशन थे और मैंने भी अपनी कार की बत्तियां जला रखी थी। धुंध की वजह से कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं की जा सकती थी। दूसरी गाड़ियों की रफ्तार भी कम थी। हाईवे पर चलते हुए सोहराब गोट चौरंगी से मैंने कार को दाईं तरफ राशिद मिन्हास रोड पर मोड़ दिया। करीबी सड़क पर यूबीएल स्टेडियम से जरा आगे बहुत चौड़े गंदे नाले का वो पुल था जिससे आगे गुलशन इकबाल का इलाका शुरू हो जाता था। पुल उबूर करते ही मोती महल के स्टॉप पर मैंने कार को बाईं तरफ एक कुशादा गली में मोड़ दिया। ये गुलशन इकबाल का ब्लॉक 3 था। कुछ आगे जाकर मैंने कार दाईं तरफ सड़क पर मोड़ दी और आखिरकार एक बंगले के सामने रोककर नीचे उतराया। जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर मैंने गेट खोला और फिर स्टीयरिंग के सामने बैठकर कार को अंदर ले आया और नीचे उतरकर गेट बंद कर दिया और आगे बढ़कर बरामदे वाला दरवाजा खोलने लगा। अंदर की बत्तियां जलाकर मैं वापस आया और नरगिस की तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा, नीचे नहीं उतरोगी या कार में ही बैठने का इरादा है? नरगिस बोली, ये किसका घर है? उसकी आंखों में उलझन सी थी। मैंने कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा, अपना ही है, अंदर चलो, मैं सूटकेस लेकर आ रहा हूँ। मैं सूटकेस लेकर अंदर आया तो नरगिस लाउंज में खड़ी उलझी हुई नजरों से इधर उधर देख रही थी। कंबल उसने अब भी लपेट रखा था। मैंने सूटकेस एक तरफ रख दिया और नरगिस को सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैंने चूल्हा जला लिया और कॉफी तैयार करने लगा। चंद मिनट के बाद मैं कॉफी बनाकर लाया तो नरगिस अब भी वहीं बैठी हुई थी। मैंने दोनों कप दरमियान की मेज पर रख दिए और उसके सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। वो बोली, तुमने बताया नहीं ये किसका मकान है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपना ही है। तकरीबन 1 महीना पहले मुझे ख्याल आया था कि हमारे पास कोई महफूज ठिकाना भी होना चाहिए ताकि किसी आड़े वक्त में काम आ सके और आज ये काम आ गया। उसने अपना कप उठाते हुए मुझे घूरा। बोली, तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा, मौका ही नहीं मिला। उसने पूछा, यहाँ कोई और भी रहता है? मैंने कहा, नहीं। ये शायद तुम इसलिए पूछ रही हो कि हर चीज साफ सुथरी लग रही है और किचन में ऐसी चीजें मौजूद हैं कि मैंने फौरन ही कॉफी बना ली। ये 3 बेडरूम्स का फर्निश्ड मकान है। ये लाउंज और ड्राइंग रूम अलग है। तमाम कमरे जरूरी फर्नीचर से आरास्ता हैं। आगे और पिछली तरफ पौधों की क्यारियां हैं जिन्हें बाकायदगी से पानी दिया जाता है। इस मकान की एक चाबी मैंने इस गली के माली को दे रखी है जो घर की सफाई वगैरह का ख्याल रखता है। किचन में जरूरी बर्तन, खुश्क दूध, चाय की पत्ती और कॉफी वगैरह मैंने ही लाकर रखी हुई है। नरगिस कुछ कहने की बजाय खामोशी से कॉफी पीती रही। कॉफी खत्म करने के बाद उसने कंबल हटाकर एक तरफ सोफे पर डाल दिया और उठकर घर का जायजा लेने लगी। तमाम कमरों में वॉल टू वॉल कारपेट थे। हर कमरे में जरूरी सामान भी मौजूद था। 2 कमरों में सिंगल बेड्स थे और एक कमरे में डबल बेड। सबसे अहम बात यह थी कि यहाँ टेलीफोन मौजूद था। बेड साइड टेबल पर रखा हुआ एक्सटेंशन सेट था, जबकि लाउंज में भी एक सेट रखा हुआ था। नरगिस ने पूछा, इसका किराया कितना है और मालिक कौन है इसका? मैंने कहा, किराया 7,000 है और इसका मालिक यहाँ नहीं, लंदन में रहता है। नरगिस ने कहा, तो क्या तुमने उससे लंदन जाकर बात की थी? मैंने कहा, इस मकान का मालिक दोहरी शहरियत का मालिक है। मियाँ बीवी हैं और एक जवान बेटी। बेटा पहले ही लंदन में रहता है। ये लोग भी 6 महीने यहाँ और 6 महीने लंदन में रहते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो ये मकान 6 महीनों के लिए किराए पर दे जाते हैं। इस तरह मकान की हिफाजत भी रहती है और उन्हें किराया भी मिलता रहता है। सामने वाले मकान में इन साहब की बहन रहती है। सारा मामला उन्हीं से तय हुआ था। 6 महीने का एडवांस किराया और डिपॉजिट उस खातून ने मुझसे वसूल किया था और ऐन मुमकिन है उसे इस वक्त हमारी आमद का पता चल गया हो। नरगिस बोली, ठीक है, तुमने अक्लमंदी की थी जो ये ठिकाना बना रखा था। पिछली रात मेरी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। आधे घंटे तक ठंडे पानी में खड़े रहना मेरे लिए कयामत बन गया था और पानी से निकलने के बाद तो मेरी अजीब हालत हो रही थी। सर्दी की शिद्दत से सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। फेफड़े तक कांप रहे थे। मैंने कहा, मुझे भी परेशानी हो गई थी। मुझे डर था कि तुम्हें कहीं नमूनिया ना हो जाए। वो बोली, मैं रात भर जागी हूँ
और इस वक्त भी अपने आप को कुछ ज्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रही। मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा इस वक्त कोई ना कोई बेकरी खुल गई होगी, मैं नाश्ते का सामान लेकर आता हूँ, तुम नाश्ता करके सो जाओ। नरगिस बैरूनी गेट तक मेरे साथ आई थी। मेरे निकलने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। नरगिस को अगरचे यहाँ कोई खतरा नहीं था, इस तरफ आते हुए मैंने अपने ताकुब का ख्याल रखा था, लेकिन मैंने एहतियातन पिस्तौल नरगिस को दे दिया था। उस वक्त 7 बज चुके थे। फजा में अभी तक धुंध फैली हुई थी। मैं गलियों से होता हुआ मार्केट की तरफ निकल आया। बेकरियां और दूध वगैरह की दुकानें खुली हुई थी। मैंने एक बेकरी से कुछ चीजें खरीदी और वापस आ गया। अंडों का ऑमलेट और चाय वगैरह नरगिस ने ही तैयार की थी। नाश्ते के बाद वो डबल बेड वाले कमरे में जाकर कंबल ओढ़ कर सो गई और मैं अलमारी खोलकर चीजें संभालने लगा। हेरोइन और जेवरात वाला थैला अलमारी के सबसे निचले खाने में रख दिया और अपने और नरगिस के कपड़े भी अलमारी में रख दिए और खाली सूटकेस अलमारी के ऊपर टिका दिया। इन कामों से फारिग होकर मैं बरामदे में आ गया। 9 बजने वाले थे और धुंध छट चुकी थी। धूप चमक रही थी। सामने का लॉन ज्यादा बड़ा नहीं था। गेट के ऐन सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। उससे आगे 8 फुट चौड़ा गलियारा सा था, जिसमें दोनों तरफ गमले रखे हुए थे। 2 कमरों की खिड़कियां उस तरफ खुलती थी। पिछली तरफ ज्यादा कुशादा जगह थी और उस तरफ भी अकबे दीवार में एक दरवाजा था। उस तरफ मकानों के सामने पार्क था। मैंने ये सब कुछ देखने के बाद ही ये मकान किराए पर लिया था। अगले रुख पर मुख्तसर सा बरामदा था, जिसके सामने मुख्तसर सा घास का कता था और उसके गिर्द क्यारियों में फूलों के पौधे लगे हुए थे। मैं बरामदे से उतरकर लॉन में आ गया और पौधों को देखने लगा। उनकी मुनासिब देखभाल हो रही थी। गेट पर हल्की सी दस्तक सुनकर मैं चौंक गया। गेट की झर्री में से मुझे जनाना लिबास नजर आया। मैंने बेधड़क होकर जेली दरवाजा खोल दिया। वो सामने वाले मकान में रहने वाली मालिक की बहन मिसेज रेहान थी। वो बिला झिझक दरवाजे में दाखिल होते हुए बोली, मैंने सुबह 6 बजे आपको आते हुए देखा था। आपके साथ शायद कोई और भी था? मैंने कहा जी हाँ, मेरी बेगम। मिसेज रेहाना बोली, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैंने कहा वो दरअसल हम रात भर सफर करके सुबह सवेरे यहाँ पहुंचे हैं, वो सो गई हैं। दोपहर को उससे मुलाकात हो सकती है। मैंने ये मकान किराए पर लेते हुए बताया था कि मैं लाहौर में बिजली के आलात तैयार करने वाली एक कंपनी का पार्टनर हूँ और काम के सिलसिले में पूरे मुल्क में घूमता रहता हूँ। यहाँ ये मकान मैंने इसलिए लिया है कि जब यहाँ आऊं तो मुझे होटलों में ख्वार न होना पड़े। पिछले 1 हफ्ते के दौरान मैं यहाँ सिर्फ 2 मरतबा आया था। एक मरतबा तो तकरीबन 2 घंटे ठहरा था और दूसरी मरतबा 4-5 घंटे। माली को मकान की चाबी भी मैंने उसी के कहने पर दी थी। वो मुख्तलिफ बंगलों में काम करता था और मिसेज रेहाना के मुताबिक काबिल भरोसा आदमी था। मैंने कहा इस मरतबा मुझे कई रोज कराची में रहना पड़ेगा, इसलिए बेगम को भी साथ ले आया हूँ। वो आपसे मिलकर यकीनन खुश होगी। मिसेज रेहाना ने कहा, बहुत अच्छा किया आपने। मैं दोपहर को उनसे मिल लूंगी और हाँ, दोपहर का खाना आप लोग हमारे यहाँ खाएंगे। वो बेचारी सो रही हैं, दोपहर को उठकर कहाँ खाना पकाने की झंझट में पड़ेगी। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। वो कुछ देर खड़ी इधर उधर देखती रही और फिर दोपहर को आने का कहकर चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद सादिक माली आ गया। मैंने सामान की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाकर उसके हाथ में थमा दी और पैसे देकर सामान लेने के लिए बाजार भेज दिया। हमें यहाँ रहना था तो जरूरत की चीजें मंगवाना भी जरूरी था। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो सामान ले आया, जिसे मैंने किचन में रखवा दिया। उसके जाने के बाद मैं लाउंज में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर डायल करने लगा। रात को जो कुछ भी हुआ था उससे रंगा को आगाह करना जरूरी था। कॉल हुरैरी ने रिसीव की। मैंने कहा मैं नाजी बोल रहा हूँ, रंगा से बात कराऊं। वो बोली रंगा थाने गया हुआ है, मगर उसने कई मरतबा तुमको फोन किया था, वहां से कोई और बोल रहा था। रंगा ने अपने एक आदमी को भेजकर पता किया तो मालूम हुआ कि रात को तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। रंगा बहुत परेशान है, तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं महफूज हूँ। रंगा थाने क्यों गया है? वो बोली तहरीमी के एक आदमी की लाश रंगा के इलाके में पड़ी हुई मिली थी, उसे तशद्दुद करके हलाक किया गया था। पुलिस ने पूछगिछ के लिए रंगा को थाने बुलाया है। मैं चौंक गया। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। मेरे जहन में उस शख्स का चेहरा उभर आया जिसकी मर्सिडीज कार से गुज़श्ता रात मैंने 10 किलो हेरोइन का थैला चुराया था। बाद में अगरचे मैंने तहरीमी को फोन पर बता दिया था कि 10 किलो हेरोइन की गुमशुदगी में उसके आदमी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उस वक्त तक शायद उस पर बेपनाह तशद्दुद किया जा चुका था और मेरी तरफ से इत्तला मिलने के बाद ही उसे मौत के घाट उतार कर उसकी लाश रंगा के इलाके में फेंक दी गई थी ताकि रंगा या उसके किसी आदमी को इस केस में फंसाने की कोशिश की जाए। तभी हुरैरी की आवाज आई, कहाँ चले गए नाजी? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं उस लाश के बारे में सोच रहा था। उसने पूछा क्या तुमने वो लाश देखी है, जानते हो उसे? मैंने कहा नहीं, मैंने ना तो वो लाश देखी है और ना ही उसे जानता हूँ, लेकिन क्या रंगा ने कल रात के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? मैंने 1-1:30 बजे के करीब फोन किया था। हुरैरी बोली रंगा अगरचे मुझे इन मामलात से अलग रखे हुए है, लेकिन वो कोई बात मुझसे छुपाता नहीं है। कल रात तुमने तहरीमी के किसी आदमी से बड़ी मिकदार में हेरोइन छीनी थी। मैंने कहा बस इत्तेफाक से हाथ लग गई थी। तहरीमी ने पूछगिछ के लिए उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था
मुझे यकीन है कि ये उसी शख्स की लाश होगी जिसे रंगा के इलाके में फेंक दिया गया ताकि रंगा को किसी चक्कर में फंसाया जा सके। बहरहाल एक नंबर नोट कर लो, रंगा से कहना इस नंबर पर फोन कर ले। उसने कहा, बात क्या हुई थी वाजा, कैसा गड़बड़ था, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? मैंने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर मैं उसे गुज़श्ता रात के वाक़े के बारे में बताने लगा। फिर कहा, अब मैं दूसरी जगह पर हूँ और बिल्कुल महफूज हूँ। हुरैरी ने कहा, अपना जान का ख्याल रखो वाजा। लाइन बंद हो चुकी थी लेकिन मैं फोन का रिसीवर कान से लगाए बैठा रहा। मुझसे एक गलती हो गई थी और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तहरीमी की कोठी भी गुलशने इकबाल में ही थी। वो अगरचे ब्लॉक 6 में था। ब्लॉक 6 और 3 के बीच एक बड़ी शाहरा थी। शॉपिंग सेंटर, इक्का दुक्का मार्केटें और दुकानें वगैरह इस शाहरा पर या इससे मुल्हिक गलियों में थी। दोनों ब्लॉकों के रहने वाले लोग शॉपिंग और रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त के लिए इस तरफ आते थे। जाहिर है ना तो नरगिस और मैं ज्यादा दिन तक घर में कैद होकर रह सकते थे और ना ही तहरीमी या उसके आदमियों को इस तरफ आने से रोका जा सकता था। इस तरह किसी गैर मुतवक्के तसादुम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ब्लॉक 6 में तहरीमी की मौजूदगी का इंकिशाफ रंगा ने किया था। उस रोज जब मैंने हुरैरी को पैगाम दिया था तो दोपहर के थोड़ी ही देर के बाद रंगा का फोन आ गया था और जब मैंने उसे अपने ठिकाने के बारे में बताया तो उसने इंकिशाफ किया कि तहरीमी भी कुर्बो जवार में मौजूद है। उसने मुझे उसके बंगले का नंबर भी बता दिया था और मुझे मशवरा दिया था कि मैं उजलत में कोई कदम न उठाऊं। वो जरा पुलिस वाले मामले से फारिग हो जाए तो कोई प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने रंगा से उसके इलाके से मिलने वाली लाश के बारे में भी दरियाफ्त किया था और उसने जो हुलिया बताया था उससे तस्दीक हो गई थी कि ये वही आदमी था जो उस रात एक औरत के साथ बुंदू खान के होटल में खाना खाने आया था। खाना तो एक बहाना था, उसे तो 10 किलो हेरोइन का थैला तहरीमी के आदमियों के हवाले करना था जिसे मैंने उड़ा लिया था और वो शख्स बाद में उनके तशद्दुद से हलाक हो गया था जिसकी लाश रंगा के इलाके में फेंक दी गई थी। 3-4 दिन हम घर से बाहर नहीं निकले। सामने वाली मिसेस रेहान, जिसका अपना नाम जुबैदा था, कंबल होकर रह गई थी। उसके खुलूस में कोई शुबा नहीं था। वो नरगिस को पसंद करने लगी। उसने कई मरतबा नरगिस को अपने साथ बाजार ले जाना चाहा लेकिन नरगिस ने हर बार तबीयत खराब होने का बहाना करके टाल दिया। मुझे तहरीमी के कई आदमी पहचान चुके थे। नरगिस बिल्ले की नजरों में आ गई थी लेकिन मेरे ख्याल में उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं था। वो बुर्का पहनकर बाहर निकल सकती थी। अलबत्ता मेरे लिए फिलहाल बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। मैं जानता था कि तहरीमी के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे पूरे शहर में तलाश करते फिर रहे होंगे और फिर बिल्ले का अड्डा भी तो इसी इलाके में था। वो ब्लॉक 6 के आसपास सड़कों पर घूम फिर कर ही तो पुड़ियां बेचता था। घूमने फिरने की सूरत में मैं किसी भी वक्त उसकी नजरों में आ सकता था। रंगा से भी मुझे इत्तलात मिलती रहती थी। तहरीमी वाकई पागल हो रहा था और उसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे तलाश करते फिर रहे थे। रंगा के कहने के मुताबिक उसने रजिया को कम से कम 2 मरतबा सालार के साथ इस इलाके में घूमते हुए देखा था। उनका ख्याल था कि शायद रंगा ने मुझे अपने इलाके में कहीं छुपा रखा है। इन दोनों गिरोहों में सर्द जंग चल रही थी और मैं जानता था कि किसी दिन इनमें ऐसा खौफनाक तसादुम होगा कि कराची लर्ज उठेगा। उनकी ये जंग बहुत पुरानी थी और इत्तेफाक से मैं भी एक फरीक बन गया था। मेरा भी तहरीमी से झगड़ा चल रहा था। कुछ अरसा पहले तक हम में बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। लाहौर में पहले शाहजी और फिर रजिया से टसल शुरू हुई थी। फिर कराची आकर मैंने बंदरगाह पर शाहजी का माल पकड़वा दिया और उसके बाद ही ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि इस गिरोह का असल सरगना तहरीमी था। रजिया और शाहजी वगैरह तो महज मोहरे थे। बाज इंकशाफात बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हुए थे। रंगा से दोस्ती करके मैं बराह रास्त इस मामले में मुलव्विस हो गया था और उस रात मैंने महज रंगा की वजह से 10 किलो हेरोइन का वो बंडल उड़ाया था और मेरी इस हरकत की वजह से उस शख्स की जान गई थी। और फिर मैंने ये हिमाकत की थी कि अपने बारे में इत्तला देकर उन खूंखार दरिंदों को अपने पीछे लगा लिया था। उस रात नरगिस की खोपड़ी काम कर गई। अगर वो दूर की कौड़ी न लाती तो हम दोनों उस रात मारे जा चुके होते।